प्यारे विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेंद्र स्वामी आज आपको हिंदी में वाक्य रचना टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 9th और 10th दोनों कक्षाओं में पाठ्यक्रम में बिंदु दे रखा है, तो हम इसको अच्छी तरह से जानेंगे वाक्य रचना के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। और ध्वनि के बाद में वर्ण और अक्षर आते हैं। और वर्ण और अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्द के समूह से वाक्य बनता है। ये एक क्रम है, भाषा को सीखने का एक निश्चित क्रम है। पहले तो देखो, जो प्री प्राइमरी कक्षा में विद्यार्थियों को ध्वनि उच्चारण सिखाया जाता है। भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले ध्वनि उच्चारण सिखाया जाता है, और उसके लिए आपने भी प्री प्राइमरी क्लासों में बार बार इन ध्वनियों को दोहराया होगा और कंठस्थ किया होगा। जैसे ये क, ख, ग, घ, ये ध्वनि है। सबसे पहले भाषा को सिखाने के लिए किसी भी भाषा में जो अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, उनकी ध्वनि उच्चारण करना बच्चों को सिखाया जाता है। और ध्वनि सिखाने के बाद में वर्णमाला यानी अक्षर सिखाए जाते हैं। मुख से जो अखंड ध्वनि निकलती है वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, है ना। जैसे ये एक वर्ण है क, है ना। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ये इत्यादि क्रम से हम जो बोलते हैं ये वर्ण होते हैं। और अक्षर ए और छर से बना है, ए और छर से, यानी जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। छर का मतलब टुकड़े नहीं हो सकते, वो अक्षर। जैसे ए को हम अक्षर की श्रेणी में रखेंगे, अक्षर है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसके तो और टुकड़े हो सकते हैं। जैसे क और ए, ये इसके टुकड़े हो सकते हैं, इसलिए ये वर्ण है और वो अक्षर है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए ये अक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। वर्ण और अक्षर से मिलकर के शब्द रचना होती है। वर्णों का ऐसा क्रम जो सार्थक हो वो शब्द कहलाता है। जैसे हम ये लिख दें और इसको मिला दें तो इन अक्षरों से ये शब्द निर्मित हो गया, ये शब्द बन गया, कमल शब्द बन गया। लेकिन शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। यानी सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकले। जैसे कमल, विद्यालय, कमरा इत्यादि जो शब्द हैं ये सार्थक हैं, इनका अर्थ निकलता है ना। तो ये एक सार्थक शब्द है। निरर्थक किसको कहेंगे? निरर्थक शब्द जैसे हम बोलने में कई बार निरर्थक शब्दों को बोल देते हैं। जैसे हम आम बोल चाल में रोटी वोटी खाओगे क्या, पानी पूनी पियोगे क्या,
पान वान खाओगे क्या? तो पान तो सार्थक है, रोटी सार्थक है, लेकिन इनके साथ में कई बार हम पान पून रोटी वोटी ये शब्द बोल देते, तो इनका ये निर्थक श्रेणी में, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो लिखने में हम सार्थक शब्दों को ही लिखते हैं, उच्चारण करते समय उच्चारण दोष के चलते हम निर्थक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो ये निर्थक शब्द होते हैं। अब देखें, वर्ण या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकले वो शब्द होता है, सार्थक शब्द कहलाता है। और सार्थक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका पूर्ण रूप से अर्थ या भाव समझ में आ जाए, जैसे कमल अच्छा लड़का है, कमल अच्छा लड़का है। अब ये एक कमल शब्द हो गया, अच्छा शब्द हो गया, लड़का है, ये हो गए। इनको एक व्याकरणिक क्रम से रख देने पर ये एक वाक्य रचना हो गई। क्योंकि जैसे अंग्रेजी वाक्य रचना में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसी प्रकार से हिंदी वाक्य रचना में भी यही होता है कि सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। तो यहाँ कमल कर्ता है, अच्छा विशेषण है, लड़का विशेष्य है क्रिया है, और इनको एक सही क्रम में रख देने से ये एक वाक्य बन गया। सार्थक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका पूर्ण रूप से अर्थ या भाव समझ में आ जाए। अब इसका अर्थ और कहने का भाव समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको हम वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन इसका ही हम क्रम बिगाड़ दें, इसका हम क्रम बिगाड़ दें, लड़का अच्छा है कमल। अब ये कहें कि व्याकरणिक दृष्टि से सही क्रम में इन शब्दों को न रखने से ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको हम शुद्ध वाक्य नहीं कह सकते। बोलने को बोल देंगे, लेकिन हम लिखेंगे तो लिखने की दृष्टि से ये कतई व्याकरणिक रूप में शुद्ध नहीं माना जाएगा। तभी तो परिभाषा में ये दिया जाता है सार्थक शब्द, शब्द भी सार्थक होने चाहिए, निर्थक शब्द नहीं। जैसे मैंने पूछा गाड़ी वाड़ी आएगी क्या? मैंने पूछा गाड़ी वाड़ी आएगी क्या? अब सार्थक शब्द नहीं, ये निर्थक आ गए बीच में, तो ये भी वाक्य की दृष्टि से दोष, ये वाक्य में शुद्ध वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि गाड़ी का तो वाड़ी का यहाँ कोई अर्थ नहीं और निर्थक शब्द का प्रयोग हो गया। इसीलिए तो ये इस परिभाषा में लिखा है सार्थक शब्द, निर्थक नहीं, सार्थक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका पूर्ण रूप से अर्थ या भाव समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। ये तो है वाक्य की परिभाषा। पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण और अक्षर, और वर्ण अक्षर मिलकर के सार्थक शब्द, और सार्थक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ या भाव समझ में आ जाए उसको वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य के अंग या भाग, क्योंकि वाक्य रचना करते समय हम उसको एक व्यवस्थित क्रम में व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध क्रम में वाक्य में शब्द रखेंगे तभी वाक्य शुद्ध बनेगा। तो वाक्य के अंग या भाग दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। हर वाक्य में, चाहे वाक्य कितना भी बड़ा न हो,
उसको दो भाग में हम बांट सकते हैं, उसके दो अंग हम कर सकते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कर्ता या कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। अर्थात वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता को उद्देश्य जैसे कमल अच्छा लड़का है, कमल अच्छा लड़का है। तो यहाँ कमल अच्छा लड़का है, यहाँ कमल उद्देश्य हो गया, अच्छा लड़का है ये विधेय हो गया। इसके बाद में हम ये देखें, सीता बाजार में सब्जी लाने गई। अब इसमें कर्ता कौन है? सीता। इसमें कर्ता है सीता। तो सीता उद्देश्य है। उद्देश्य कर्ता या कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। ये तो कर्ता ही है, कर्ता का विस्तार नहीं, ये कर्ता है। इसको भी हम उद्देश्य कहेंगे। और इसके बारे में जो कुछ कहा गया है वो विधेय की श्रेणी में रखेंगे, उसको हम विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य या कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को आज संबोधित करेंगे। ये एक वाक्य है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को आज संबोधित करेंगे। तो सभा को संबोधित कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। काम को करने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी। और काम को करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता। किसी काम को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। यह कर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, वाक्य का भाग है वो उद्देश्य। अब ये भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ये किसके लिए है? नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी की विस्तृत जानकारी है ये, इसीलिए ये सारा उद्देश्य कहलाएगा। क्या है ये? कर्ता या कर्ता का विस्तार। नरेंद्र मोदी तो कर्ता है, लेकिन इस नरेंद्र मोदी के बारे में ही तो ये विस्तृत जानकारी दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है, ये उद्देश्य कहलाता है। और विधेय उद्देश्य या कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे ये दे रखा है, पहाड़ पर रहने वाले लोग हिंसक जानवरों से नहीं डरते। लोग नहीं डरते। यहाँ काम को करने वाले कौन है? लोग। हिंसक जानवरों का सामना करने वाले कौन है? लोग हिंसक जानवरों से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर ये कर्ता हो गया। और इस कर्ता की जानकारी के लिए इसका विस्तार कर दिया है। कौन से लोग? पहाड़ पर रहने वाले लोग। तो ये कर्ता और कर्ता का विस्तार
ये कर्ता हो गया और ये कर्ता का विस्तार, दोनों क्या कहलाएंगे? उद्देश्य कहलाएंगे। ये उद्देश्य। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, हिंसक जानवरों से नहीं डरते हैं, हिंसक जानवरों से नहीं डरते, डरते क्रिया, जानवर, जानवर कैसे हिंसक, ये विशेषण, ये तो विशेषण, ये विशेष्य, यानी कर्म, क्रिया, क्रिया का विस्तार, ये सब विधेय में आ जाते हैं। कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य में आएगा, और क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, ये सब किस में आएगा? विधेय में आएगा। विधेय और उद्देश्य, जैसे हम उदाहरण के लिए हम देखें, पंजाबी महिलाएं नृत्य बहुत सुंदर करती हैं। ये वाक्य आ गया। अब इसमें काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। नृत्य करने का काम कौन करती है? महिलाएं। तो ये कर्ता हो गई। अब इस कर्ता का विस्तार देने के लिए यहाँ पंजाबी और लगा दिया इसकी जानकारी के लिए, पंजाबी महिलाएं। तो ये तो कर्ता और ये कर्ता का विस्तार हो गया, तो इनको हम लिखेंगे उद्देश्य में, ये उद्देश्य। और नृत्य बहुत सुंदर करती हैं, ये विधेय करती हैं, यहाँ क्रिया हो गई, सुंदर विशेषण हो गया, और बहुत, बहुत ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री या उत्तमावस्था जिसको हम कहें, उत्तमावस्था हो गई। और नृत्य हो गया कर्म, यानी कर्म, क्रिया, क्रिया की विशेषता के शब्द, ये सब किस में आते हैं? विधेय में आते हैं। इसीलिए हम किसी भी वाक्य को दो भागों में या दो अंगों में बांट सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम वाक्य के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।